हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो बात करेंगे आईपीएल के बारे में, जिसका एक तरीके से आज आधा एक तरीके से हिस्सा कंप्लीट हुआ है। कुल 70 लीग मैचेस होते हैं, जिसमें आज 35th यानी कि ऑलमोस्ट आधा आईपीएल आज कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लीग स्टेज की बात करें, 35वां आज मैच था। कुल 26वां दिन था, क्योंकि 31 मार्च को स्टार्ट हुआ था और आज 25 अप्रैल का दिन है। 26वां दिन था, 35th गेम था, और जिसमें सामने थे डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस, और उनके सामने थे जो उनके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस 5 टाइम चैंपियन। और गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से एक भारी भरकम हार थमा दी है। और साथ ही दूसरे टीम बने हैं जिन्होंने 5वां मैच जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग के साथ, और 10 पॉइंट के साथ अभी दूसरे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो वहीं मुंबई इंडियंस को 7वीं मैच में चौथी हार मिली है, और 6 पॉइंट के साथ वो थोड़े से डिफरेंट पोजीशन पे है। मतलब डिफरेंट इन द सेंस, क्योंकि दो टीमें हैं 10 पॉइंट के साथ, फिर चार टीमें हैं 8-8 पॉइंट के साथ, फिर तीन टीमें हैं 4-4 पॉइंट के साथ। इकलौती ऐसी मुंबई इंडियंस की टीम है जो 7th प्लेस टीम है और 6 पॉइंट के साथ, यानी कि 3 जीत के साथ थोड़े से अलग है दूसरी टीमों से। लेकिन अभी बहुत ही एक तरीके से मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो मैच के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ रहा है पूरा मैच का हाल। तो मैच था गुजरात के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो गुजरात ने पहले बैटिंग किया और ज़बरदस्त बैटिंग किया, और उन्होंने 207 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। हालांकि स्टार्ट से उस हिसाब से नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर होगा, बट टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने फिनिश किया वो उससे उसके चलते आप देखो इतना बड़ा स्कोर पहुंच पाया गुजरात के लिए। तो देखिए, इनिशियली रिद्धिमान शाह सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए 7 बॉलों में, और हार्दिक पांड्या भी अभी वन डाउन खेल रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ 13 रन किए 14 बॉलों में। तो विद द बैट हार्दिक का फॉर्म इस सीज़न बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि कैप्टनसी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। बॉलिंग वाइज भी अच्छे हैं, बट बैटिंग से वो जो फॉर्म उन्होंने पिछले सीज़न दिखाया था वो अभी तक नहीं दिखा है। शुभमन गिल ने 34 बॉल में 56 किए हैं, तो एक और बढ़िया इनिंग्स उन्होंने खेली। लेकिन शायद जब वो आउट हुए बहुत ज़्यादा निराश थे, क्योंकि एक बड़ी पारी भी खेल सकते थे आज। बाकी विजय शंकर नंबर 4 पे आए, 16 में 19 है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और एक यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे लगता है कि शाई सुदर्शन का ना होना। मतलब ठीक है, एक दो मैचेस उनके खराब गए थे, बट उस बंदे ने अच्छे किए थे, तो मे भी उनको कंटिन्यू कर सकते थे। बट वही थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, उस वजह से शायद विजय शंकर को प्रेफर किया जा रहा है। बाद में आप देखो डेविड मिलर ने 22 में 46 किए हैं, तो ज़बरदस्त फिनिश उन्होंने किया है। और उनसे भी बढ़िया और तगड़ा जो खेल के गए हैं वो है अभिनव मनोहर। याद होगा पिछले सीज़न में भी खेले थे, थोड़े से पावर हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं, नीचे आके थोड़े से लंबे हिटे लगाते हैं। तो आज भी उन्होंने देखा है किस बॉल में 42 किए हैं, 3 चौके और 3 छक्के मारे हैं। डेविड मिलर के साथ पार्टनरशिप जो कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था जैसे अभिनव मनोहर डेविड मिलर से भी ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं, उनको आउट क्लास कर रहे थे, और कुछ बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के उन्होंने मारे हैं। तो वो देखने को अच्छा मिला। और फिर राहुल तेवतिया, वो अक्सर आते हैं और 5-10 बॉल ही खेलते हैं, उसी में अपना नाम कमा देते हैं और चले जाते हैं। तो आज भी देखो 5 बॉलें उन्होंने खेली है, फेस की है, और उसमें 3 छक्के हैं और 20 रन बना दिए हैं कुल। तो वो भी ज़बरदस्त फिनिश देखने को मिला। और अंत में राशिद खान एक बॉल में 2 रन है, तो बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला। जो गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर से शुभमन गिल, और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में कह सकते हैं कि मिलर, तेवतिया, अभिनव मनोहर, सभी ने बढ़िया बैटिंग की और टीम को एक बहुत बड़े टोटल पे पहुंचा दिया, कंसिडरिंग कि जो उनकी गेंदबाजी लाइनअप है और जो बड़े ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रन था। और मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत ही टफ टास्क था कि 200 प्लस स्कोर का पीछा करना। तो देखिए, अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें, तो शायद जैसा ही कहा था कि थोड़ा सा लगता है कि खराब बॉलिंग लाइनअप है, उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं गेंदबाजों को। तो वही हुआ है, पिछले मैच में भी पंजाब के खिलाफ बहुत पिटाई हो गई थी, खासकर डेथ ओवर में, यहाँ पे भी वही हुआ है। अब देखो, एक वक्त पे ये अच्छा खासा नॉर्मल क्रिकेट चल रहा था। 13-14 के ओवर के आसपास आप देखो कि 115-16 के आसपास ही रन बने थे, बट उसके बाद देखो कि आखिर के जो 4-5 ओवर में उसमें बहुत कुटाई होती है। तो गेंदबाजी में आप देखो कि अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, 9 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। अब वो समझ से परे है कि सिर्फ 2 ओवर उनसे क्यों पावर प्ले में डलवाते हैं, बाकी 10 में क्यों नहीं डलवाते हैं, क्योंकि हालांकि पिछले मैच में उनको 1 ओवर में 31 रन पड़ गया था शायद,
तो वो भी एक तरीके से माइंड में प्ले कर रहा होगा कप्तान रोहित शर्मा के। बट अगर वो सिर्फ नई बॉल से आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर उनसे 3 या 4 ओवर करवा दो, तो 2 ओवर कराने का कोई मतलब नहीं है। स्पेशली उन्होंने अच्छा ही जब किया हो, एक विकेट भी लिया है। जेसन बेरेंडॉफ ने 4 में 37 दे के एक विकेट लिया है, और रेल मेरेडिथ ने भी 4 में 49 दे के एक विकेट लिया है। और आज जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे थे। वो जितने भी मैचेस मतलब 2-3 मैचेस खेले उसमें आउट ऑफ फॉर्म ही दिखे हैं, और इंजरी से एक तरह से परेशान भी दिखे हैं। तो ऐसे में रायले मेरेडिथ को लाए थे तो उनका भी कुछ खास दिन नहीं रहा। कैमरन ग्रीन को सिर्फ 2 ओवर के लिए लाए थे और उनमें 39 रन पड़े हैं, तो बहुत ही खराब स्पेल गुजरा है। ऑब्वियसली आज बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में भी आप देखो बहुत पिट रहे हैं। पीयूष चावला आज यूजल जो इस सीज़न हमने देखा है कि शायद वो जो इकलौते स्पिनर है मुंबई इंडियंस की तरफ से, इकलौते गेंदबाज है जो कि प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं। 4 ओवर में 34 रन दे के 2 आउट किए हैं। और आज उन्होंने ऋतिक शौकीन को नहीं खिलाकर कुमार कार्तिक को फाइनली खिलाया था, और थोड़ा सा महंगे ज़रूर साबित हुए, लेकिन एक विकेट उन्होंने लिया है। 4 ओवर में 39 रन दे के एक विकेट लिया है। शायद शुभमन गिल का जो क्रूशियल विकेट था उन्होंने लिया था। तो मतलब कह सकते हैं, एक तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में उतना दमखम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ नेम से उनको एक तरह से स्टेप अप करना चाहिए था, या थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। हमने मतलब पिछले मैच में देखा कि 1 ओवर पीयूष चावला का उन्होंने रख लिया था। इस मैच में देखा कि अगर आप अर्जुन तेंदुलकर को खिला रहे हो एज द प्राइमरी बॉलर, तो उनको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कैमरन ग्रीन का इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम भी करवा सकते हो। और मतलब इनकी जो प्रॉब्लम देख के लग रही है कि ऑप्शन से मतलब ऑप्शन उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि जोफ्रा आर्चर से बहुत उम्मीद थी इस सीज़न, बट वो अवेलेबल ही नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो भी फॉरेनर भी हैं वो अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। जाय रिचर्डसन का इनको झटका लग चुका है। तो जो भी कुछ गेंदबाज है उन्हीं से वो ट्राई कर रहे हैं। इंडियन ऑप्शन में भी आप देखो कि इनिशियली देखो इन्होंने अरशद खान से स्टार्ट किया, बट उस हिसाब से वो बॉलिंग कर नहीं पाए, महंगे साबित हुए। तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ बॉलिंग ऑप्शन है भी नहीं। फॉरेनर में डुआन जॉनसन को लेके आए, बट वो भी पिटे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं इन्होंने जो गलतियां की, मतलब वो तो ऑक्शन में ही कर दी थी। तो 2021 के बाद जब 2022 के लिए ऑक्शन हो रहा था, ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी इनके लिए इस टीम से बाहर हुए, लेकिन वो कब तक आप एक तरह से रख के चलोगे, क्योंकि टीमें एक तरीके से मूव ऑन कर चुकी है। स्पेशली आप सीएसके को देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सीएसके का फ़ैन उस वजह से कह रहा हूँ, बट आप फ़र्क देखो कि 2022 में भी उनका हाल वही था। इस बार भी आप देखो कि उस तरह की बॉलिंग लाइनअप नहीं है, फिर भी वो इस सीज़न अच्छा कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट यही है कि अभी टॉप पे है 10 टीमों के बीच। तो कहीं ना कहीं उन गेंदबाजों ने इवॉल्व किया है, या बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उन गेंदबाजों का, खासकर पेस गेंदबाजों का, जो कि शायद इस टीम में मिसिंग नज़र आ रहा है। और थोड़े से चेंजेस भी वो देखने को मिले हैं जो मुंबई इंडियंस से एसोसिएट नहीं होते हैं। पिछले सीज़न हमने देखा कि डैनियल सैम्स, जयदेव उनाडकर, बैसल थम्पी ये खेल रहे थे। खैर वो भी कोई बहुत बड़े ग्रेट चॉइसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी मे बी आप बैक कर सकते थे एक और सीज़न के लिए, देखते क्या रिजल्ट होता है। बट इस सीज़न अगेन आपने चेंज कर दिया, कुछ गेंदबाज को लेके आए, नए गेंदबाजों को, बट अगेन वो फ्लॉप शो जारी है। प्लस दूसरा जो चीज़ है कि क्या इन्होंने जोफ्रा आर्चर को मतलब खरीद के थोड़ा सा गलती कर दिया, क्योंकि उनका ज़्यादातर मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर था कि ट्रस्ट के इशू पे, कि वंस ये फिट हो जाएंगे तो बुमराह के साथ इन टैंडम बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। बट इस सीज़न तो दोनों को ही मिस कर रहे हैं। बुमराह तो कंप्लीटली आउट है, और जोफ्रा आर्चर भी देखो कि आधे मतलब अभी तो अवेलेबल ही नहीं हुए हैं। मतलब अभी 7 ही मैच हुए, उसमें से भी 4 या 5 मैचेस उन्होंने मिस कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इनके लिए दिक्कत रहा है, और बॉलिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फंस रहे हैं। बैटिंग वाइज फिर भी आपको होगा कि कुछ मैचेस रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया है, पैरिंग कपल ऑफ गेम्स। बट बॉलिंग वाइज देखो कि ऑलमोस्ट लगता है कि हर मैच में पिट रहे हैं। और पिछला मैच भी देखो कि जिस तरह से टुवर्ड्स द एंड पिटाई हुई थी, और यहाँ पे भी जो पिटाई हुई है, पिछले मैच में थोड़ा सा नज़दीक गए थे रनचेज के, आखिरी ओवर में जाके मैच आ रहे थे, और यहाँ पे तो बहुत दूर से रह गए हैं। तो खैर अगर इनकी बॉलिंग में भी देखो, ये अब लग रहा है कि कोई मिराकल हुई हो जाए तो उनकी गेंदबाजी कुछ अच्छा कर देगी। अदरवाइज एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी क्लूलेस दिख रहे हैं। मतलब नहीं दिख रहा है उनके पास कोई प्लान, या कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि रोहित शर्मा के पास टैक्टिक है जिससे वो यूज़ कर दे और इस टीम से बेस्ट निकाल दे एज ए बॉलिंग यूनिट। तो मतलब अभी लग रहा है कि हाँ, बाकी जो 7 मैचेस है, कुछ अगर गेंदबाज खुद से आके मोटिवेटेड होकर कुछ कर जाए, अच्छी गेंदबाजी कर जाए,
तो शायद वो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो सीख सकते हैं, क्योंकि जैसा कहा कि बहुत से यंग गेंदबाज हैं CSK, नॉट जस्ट कि CSK, बाकी टीमों में आप देखो वो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको बेहतर करना है तो यही मौका है कि अभी आप पूरी तरीके से बाहर नहीं हो टूर्नामेंट से, यहाँ पे अपना गेम दिखा सकते हो। खैर, तो अब बैटिंग की बात करेंगे क्योंकि बाद में रन चेस भी हुआ है तो उसमें सिर्फ 152 रन बना है 9 विकेट के नुकसान पे। देखो, कभी भी इनिंग्स नहीं लगा कि मुंबई इंडियंस इस रन चेस में आई थी, क्योंकि इनिशियली आप देखो कि रोहित शर्मा ने 8 बॉलों में 2 किए हैं और 21 में 13 किया है ईशान किशन ने। मतलब आप वहीं पे देख लो कि जो दोनों ही आपके ओपनर इस तरह से अगर खेलेंगे 208 के रन चेज में, फिर आप कहाँ तक पहुँचोगे। और रोहित शर्मा मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि जिस रोहित शर्मा को हम जानते थे 2013 के बाद से एटलीस्ट हमने उनको देखा था, क्योंकि 2007-8 से लेके 2013 तक ऑलमोस्ट लगता था कि रोहित शर्मा नाम का कोई बंदा है, बहुत ही टैलेंटेड है, बट उस हिसाब से कंसिस्टेंसी नहीं थी। बट वंस 2013 में उन्होंने ओपन किया, उनके नाम बन गई। उस रोहित शर्मा को हम जानते थे जो इनिशियली आता था, थोड़ा सा टाइम लेता था, उसके बाद वो फिर चालू हो जाता था और उसके बाद कोई भी गेंदबाज उसको आउट नहीं कर सकता था। ये खुद रोहित शर्मा की भी स्टेटमेंट है कि वंस आई गॉट सेट, उसके बाद कोई बॉलर मुझे नहीं आउट करता था, मैं खुद आउट होता था कोई ख़राब शॉट खेल के। उनके पास देखो 3 दोहरे शतक है ODI क्रिकेट में, 4 इंटरनेशनल T20 शतक हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है कि पिछले 1-2 साल, मतलब 1-1.5 साल से वो लग रहा है कि जैसे वो एक्स्ट्रा लग रहा है कि अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि 500-600 रन वाला सीजन उन्होंने मारा हो, ऑरेंज कैप के लिस्ट में आए हो या कंसिस्टेंसी दिखाई हो। हमेशा से वो इम्पैक्टफुल नॉक आते ही थे। बट अब तो पिछले 1-2 सीजन से वो भी गायब हो चुके हैं, नॉट जस्ट कि इस मुंबई इंडियंस टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए वही हमने देखा कि वर्ल्ड कप के दौरान भी ये ऐसा लगता है कि जैसे फोर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि मैं अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाऊं, पावर प्ले में ही बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जो बेसिक उनका गेम है वो शायद थोड़ा सा लगता है कि रोहित शर्मा उससे हट के खेल रहे हैं, जो कि बहुत मतलब ऑर्डिनरी लगता था फ्रॉम ए बैटर लाइक रोहित शर्मा। तो खैर, उनका भी एक तरह से फ्लॉप शो जारी है। 1-2 इनिंग्स यहाँ पे ज़रूर आई हैं जहाँ पर लगा है कि रोहित शर्मा फॉर्म में लौट रहे हैं, खासकर दिल्ली वाला जो इनिंग्स था। लेकिन हाल वही है और हार्दिक पांड्या ने उनको आउट किया है। बाकी ईशान किशन, ये लगता है कि किस किस दिन लगता है कि किसी वीक बॉलिंग के अगेंस्ट ये एकदम से ऐसी पिटाई करते हैं कि जैसे इससे अच्छा हिटर कोई नहीं है आपके पास। लेकिन ऑन सेकेंड डे ये इस तरह से खेलते हैं कि इनसे बड़ा स्ट्रगलिंग बैट्समैन कोई नहीं है, जो कि पेस के अगेंस्ट भी फंसता है, स्पिन के अगेंस्ट भी फंसता है। आप देखो 21 बॉल खेले हैं, सिर्फ एक चौका मारा है, 13 रन है और आप चेस कर रहे हो 208 रन। मतलब बहुत ही ख़राब इनिंग्स थी। और फिर जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, राशिद खान की गुगली थी, बट शॉर्ट पिच बॉल थी उसके बावजूद, और वहीं पे खड़े करके वो एक तरीके से आउट हो गए। बाकी देखो कैमरन ग्रीन आए नंबर 3 पे और बार बार वही, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि रोहित शर्मा की क्या टैक्टिक है या टीम मैनेजमेंट की, बार बार कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे भेज रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि ऑस्ट्रेलियन टीम उनको ऊपर यूज़ करती थी, बट ये मुंबई इंडियंस की टीम है। यहाँ पे आपके पास जो इंडियन बैटर है, तिलक वर्मा हो गए या खुद सूर्य कुमार यादव हो गए, उनको आप वक्त दो। और कैमरन ग्रीन का काम ही है आके हिटर लगाना, तो वो नंबर 5-6 पे भी आके कर सकते हैं। बट वो तो उनको नंबर 3 ही पे ही खिला रहे हैं। 26 में 33 किए हैं, 3 छक्के मारे हैं। मतलब वैसा भी कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल नॉक खेल दी है, वही आके बस बल्ला ही घुमा रहे थे, 3 कनेक्ट हो गए। और उसी वजह से आप देखो थोड़ा सा बेटर स्ट्राइक रेट, मतलब रोहित और ईशान से तो है, बट फिर भी 126 का स्ट्राइक रेट है, तो कुछ खास ही नहीं है। तिलक वर्मा नंबर 4 पे आए, वो राशिद खान की जो फिरकी थी उसमें फंस गए। 2 रन 3 बॉलों में। सूर्य कुमार यादव अगेन, उनके पास कुछ चॉइसेस था ही नहीं। 12 बॉल में 23 रन है, 3 चौके और 1 छक्का। वो मतलब वो इम्पैक्ट तो दिखा कि जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, बट उनसे लॉन्ग इनिंग्स चाहिए। ना तो वो खेल पाए और ना ही सामने से कोई कंट्रीब्यूट कर पाया। टिम डेविड दूसरी बॉल पे वो फुल टॉस थी, नूर अहमद बॉल डाल रहे थे और सीधा हाथ में मार के चले गए। तो मतलब आज तो लगा जैसे कोई ये मैच जीतने ही नहीं आए हैं। इनफैक्ट फाइट भी नहीं दिखा पाए। निहाल वडेरा ने एटलीस्ट कुछ फाइट दिखाई। 21 बॉल में 40 किए हैं, 3 चौके और 3 छक्के। तो जो अभिनव मनोहर ने उधर से किया अनकैप्ड इंडियन ने, इधर से निहाल वडेरा ने किया है। थोड़ा सा उन्होंने अंत में ये बेहतर किया कि थोड़ा सा एंड तक मैच लेके चला जाए और एटलीस्ट NRR को है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने से रोक ले। बाकी पीयूष चावला ने भी 12 में 18 किए हैं, 1 चौका और 1 छक्का। अर्जुन तेंदुलकर ने भी आके 9 में 13 किए हैं, 1 छक्का मारा है। तो गेंदबाजों ने फिर भी थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर में फिर भी थोड़ा सा कोशिश किया।
लेकिन वही ऊपर से अगर रन आ जाता तो वही है कि और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा क्लोज जा सकते थे। और परेशानी इनके लिए वही है कि इंडियन बैटर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। तिलक वर्मा फिर भी इस सीज़न में कुछ इम्पैक्टफुल नॉक आए हैं, बट ईशान किशन का एक आधा नॉक या रोहित शर्मा का या सूर्य कुमार यादव का एक आधा नॉक ही याद आ रहा है। तो जब तक ये तीन अच्छा नहीं करेंगे इस टीम का चलना बहुत मुश्किल है ऑलरेडी, जबकि आपकी गेंदबाजी बहुत ही ख़राब है। और मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे भेजना चाहिए। आपका जो बेस्ट बैट्समैन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खिलाइए, और अगर वो पावर प्ले में बैटिंग करने आता है तो वो गेम भी चला सकता है, और दूसरे एंड से फिर आप उसका सपोर्ट कर सकते हो। बट कैमरन ग्रीन वो ऐसा लगता है जैसे सर पे कफन बांध के आए और सिर्फ बल्ला घुमाते जा रहे हैं, जो भी गेंदबाज आ रहा है लग गया तो लग गया, अदरवाइज मिस होता था। और बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट मतलब दो, हालांकि उन्होंने हाफ सेंचुरीज की है, 60s में स्कोर किए हैं आगे नंबर 3 पे, बट फिर भी मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ कि कैमरन ग्रीन को आप नंबर 3 पे खिलाइए ओवर सूर्य कुमार यादव। बाकी अगर गुजरात की बॉलिंग देखें तो टॉप क्वालिटी बॉलिंग है उनकी, और उसी प्रकार से उन्होंने परफॉर्म भी किया है। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो करते हैं मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या, दोनों एक तरीके से बढ़िया स्पेल डालते हैं, स्विंग कराते हैं, सीम कराते हैं बॉल। शमी ने 4 ओवर में 18 रन दिए हैं, तो विकेट नहीं मिला है लेकिन टाइट स्पेल डाला है। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, 10 रन दिया और एक रोहित शर्मा का क्रूशियल विकेट लिया है। लेकिन आज के जो स्टार रहे उनकी गेंदबाजी लाइनअप में वो थे अफगानी स्पिनर, जो रिस्ट स्पिनर होते हैं अफगान के, राशिद खान और नूर अहमद। राशिद खान ने 4 में 27 दे के 2 आउट किए, जबकि नूर अहमद ने 4 में 37 दे के 3 आउट किए। तो इन्होंने आपस में 5 विकेट शेयर कर लिए। इसके अलावा मोहित शर्मा ने भी आगे बाद में 4 ओवर में 38 रन दे के 2 आउट किया है। जोशुआ लिटिल को भी 2 ओवर के लिए लाए थे 18 रन। तो अभी भी देखो इस टीम में अल्जारी जोसेफ अभी खेल नहीं रहे थे, और इनके पास और भी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यश दयाल, शिवम मावी हो गए, वो अभी नहीं खेल रहे हैं। स्पिन बॉलिंग में जयंत यादव है, साई किशोर है। तो ये बॉलिंग लाइनअप इतनी ज़बरदस्त है, इनके पास अभी भी और अच्छे खासे बैकअप्स हैं। तो उसको देखते हुए ये टीम बहुत ज़्यादा एक तरह से डेडली लग रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि ये टीम जो कि वो ट्रॉफी डिफेंड कर सके। तो खैर ये हो गई आज के मैच के बाद। तो पॉइंट्स टेबल भी जैसा कहा कि आपको बता दिया था। अच्छा हुआ कि मुंबई ने अंत तक फाइट कर दिया, जिसके चलते चेन्नई को टॉप से हटना नहीं पड़ा, अदरवाइज हमारी टीम सीएसके को नीचे आना पड़ता, गुजरात ऊपर चली जाती। खैर दोनों ही बराबर पे इस समय है, और मोस्ट लाइकली ये दो टीमें लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाकी भी जो नीचे की 4 टीमें हैं वो भी ज़्यादा बहुत पीछे नहीं है। राजस्थान हो गया, लखनऊ हो गया, फिर अगेन आप देखो कि पंजाब और बैंगलोर है। लेकिन मतलब डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ कि गुजरात के पास जो है रिसोर्सेज वो ज़बरदस्त है, और उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है। चेन्नई के पास थोड़े से कम रिसोर्सेज है, स्पेशली इन बॉलिंग, पेस बॉलिंग, क्योंकि स्पिनर फिर भी इनके पास अच्छे हैं और बैट्समैन तो तगड़े बैटर हैं उनके पास, बट पेस बॉलिंग थोड़ा सा उनकी कमज़ोरी है। लेकिन समहाउ महेंद्र सिंह धोनी ने उस पर काम करके उनको एक तरीके से अच्छे गेंदबाजों में एक तरीके से तब्दील कर दिया है, और वो भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वो तुषार देशपांडे हो या आपके आकाश सिंह हो गए या पथिराना हो गए। तो उस हिसाब से दो अच्छी टीमें लग रही हैं, जो कि गलतियां इस सीज़न बहुत कम किए हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम गलतियां उन्होंने किए हुए, उस वजह से आप देखो टॉप में है। लेकिन बाद में आप देखो कि आरआर हो गया, लखनऊ हो गया, फिर पंजाब, बैंगलोर, सभी बराबर पे है 8-8 पॉइंट्स पे। थोड़े बहुत गलतियां की हुई है, और अभी भी थोड़े बहुत अपने जो कॉम्बिनेशन उसको देख रही हैं। आरआर के लिए थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। वही लखनऊ के लिए देखिए वहाँ पे तो लगता है थोड़ा सा इंटेंट प्रॉब्लम है, स्पेशली केएल राहुल के साथ। पंजाब का अभी टीम परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इंजरी से वो एक तरह से जूझ रहे हैं, प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं है। बाकी एक और जो टीम है आरसीबी, उनका तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं है, तो सिर्फ वो टॉप ऑर्डर अपने बॉलिंग की वजह से जीत रहे हैं। तो कुछ चीज़ें और बेहतर करती हैं तो मोस्ट लाइकली यही जो 6 टीमें हैं इन्हीं में आप फाइट देखोगे टॉप 4 के लिए। बाकी मुंबई अभी 6 पॉइंट पे, और नीचे केकेआर, एसआरएच और डीसी, उनके लिए ऑलमोस्ट ये सीज़न ख़त्म हो गया है कह सकते हैं। मतलब ठीक है अभी टर्न अराउंड हो सकता है, बट बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, खासकर जिस तरह से वो खेल रहे हैं। हाँ, अगले कुछ मैचेस में अगर लगातार 2-3 मैचेस जीतते हैं और अच्छा करते हैं, फिर जाके वो उम्मीद जगेगी हाँ कि नीचे से कोई टीम ऊपर आ सकती है। और उसके लिए ये भी चाहिए होगा कि ऊपर की 1-2 टीमें खराब खेलें। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है आगे।
तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और कोई नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, साथ ही आपको हर एक वीडियो की अपडेट जो कि मिलती रहे। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा ओडिया में कंटेंट जिसमें है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे भी जाके सब्सक्राइब करिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं कल मैच में, क्योंकि कल भी एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आरसीबी अपने घर पे होस्ट कर रही है केकेआर को। पिछला क्योंकि एक तरह से आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, तो आप देखोगे अब रिवर्स लेग होगा, तो मतलब जो टीमें एक तरह से होस्ट किए थे अब वो टूर करेंगे। तो केकेआर के ईडन गार्डन्स में तो आरसीबी को फंसा दिया था केकेआर के स्पिनर के जो स्पिन तिकड़ी है उसने। अब देखना पड़ेगा कि चिन्ना स्वामी के जो वो वहाँ पे रन फेस्ट होता है, एक तरीके से 6 सेटिंग ग्राउंड है, उसमें किस तरह से केकेआर रिस्पॉन्ड करती है, तो वो कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।